हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही छोटी फिनटेक कंपनी के बारे में। देखो, बहुत ही छोटा कंपनी है, बहुत वॉलेटाइल रह सकता है। आगे चल के इतना छोटा कंपनी है तो हमें आगे चल के ग्रोथ को और भी ढंग से मॉनिटर करना पड़ेगा। तो भैया, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें, अपनी बुद्धि लगा लें। इस वीडियो को रिकमेंडेशन की तरह ना लें। अब हम यहाँ पर सिर्फ बैठ के एनालिसिस करेंगे। हम इनका Q1 का रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी कर लेंगे। कंपनी का नाम है एमरल्ड फाइनेंस। और अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, करीबन 220 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है। अब समझते हैं कि फिनटेक फिनटेक क्या भला है। अब देखो, जो भी फिनटेक कंपनी होती है ना, उसका कोई बहुत ज्यादा ब्रांच नेटवर्क नहीं होता। अब जैसे पेटीएम है, पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है। फोन पे है, फोन पे एक फिनटेक कंपनी है। मतलब जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को एक साथ मर्ज करके लेके आते हैं, कोई बहुत ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस होता नहीं है। जैसे आप कोई भी जो यूपीआई पेमेंट करने वाली ऐप है, उन सबको उठा लो, वो सारी फिनटेक कंपनी है। चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, या और कोई ऐप हो, वो सारी की सारी एक फिनटेक कंपनी है। इसी तरीके से ये भी एक फिनटेक कंपनी है, तो इनका कोई आपको बहुत ज्यादा ब्रांच एक्सपेंशन वगैरह देखने को मिलेगा ही नहीं। तो सारा का सारा काम इनका टेक रिलेटेड ही है। तो फाइनेंस के अंदर टेक को इंटीग्रेट करके सारा का सारा काम करते हैं ये लोग। अगर हम बात करें इनके, ये कौन किस किस तरीके का लोन करते हैं, तो ऑलमोस्ट हर तरीके का ये लोग लोन करते हैं। फ्रॉम पर्सनल लोन्स टू बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, मशीन लोन्स एंड गोल्ड लोन्स। तो हर तरीके का लोन करते हैं। और इनका जो मेजोरिटी जो जो एक पोर्शन है वो बनता है गोल्ड लोन की फी इनकम से। अब देखो क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इनके पास जाते हैं और इनको गोल्ड लोन का कस्टमर देके आते हैं। आप गोल्ड लोन का कस्टमर एक्वायर करते हैं और एक बार सारा का सारा ट्रांसफर करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक को। तो वो कहते हैं कि ये जो आपको एजीएम हमने लाके दिया, और उसके बदले आप हमें थोड़ी सी फीस दे दो। तो इसके ऊपर इनका कोई रिस्क नहीं बैठता कि भाई ये कोई अपना ग्रॉस एनपी नेट एनपी रिपोर्ट करें। ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। ये सिर्फ जा रहे हैं और गोल्ड लोन कस्टमर को पहुंचा रहे हैं एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक तक, और बीच में एक छोटी सी फीस खा रहे हैं। तो ये इनका एक काफी बड़ा पोर्शन है इनकी इनकम का। बाकी जो बचा हुआ इनकम है, करीबन 48-49% वो आता है हमारा फी इनकम से। तो वो तो सॉरी, वो आता है इंटरेस्ट इनकम से। तो वो तो हमारा जो नॉर्मल एक एनबीएफसी का बिजनेस होता है कि आप लेंड करते हो, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट चार्ज करते हो। तो वो वाला इनकम हो गया। बट जो काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन है, करीबन करीबन 50-51% के आसपास का पोर्शन है, वो आता है गोल्ड लोन फी वाले सेगमेंट में से। अब अगर इनके एक और मॉडल की बात करें जिसके ऊपर ये बहुत बुलिश है और सारा का सारा ध्यान इसी के ऊपर दे रहे हैं, तो वो है अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम। तो अर्ली वेज एक्सेस प्रोग्राम क्या है, इसमें इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको अपनी कुछ पोर्शन ऑफ द सैलरी एडवांस में क्रेडिट कर देते हैं। अब सपोज मैं एक कंपनी में एक एक एम्प्लॉय हूँ और मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए महीने की। तो 1 लाख रुपए एक महीने की मेरी सैलरी है, और इस महीने मैंने अपना सारा खर्चा कर दिया, रेंट दे दिया, बिल पेमेंट कर दिया, सारा सब कुछ कर दिया, और मेरे पास बैंक में सपोज 10,000 रुपए बचते हैं। और मेरे पास ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, सपोज हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, जिसके लिए मेरे को 30,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो 10,000 रुपए तो मेरे पास ऑलरेडी बैंक में पड़े हैं, और मैं आई एम डेफिशिएंट ऑफ 20,000 रुपीज। तो ये 30,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा। अब इसके लिए अभी करंट मार्केट में एक स्कीम होती है पे डे लोन्स। पे डे लोन्स क्या होते हैं, आपको आपकी सैलरी के बेसिस पे वो लोग लोन दे देते हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और वो बहुत भयंकर इंटरेस्ट होता है। कुछ कुछ कंपनी तो 800% एनुअलाइज रेट, अगर एनुअलाइज करके देखें तो 800% तक का इंटरेस्ट लगा देती है। मतलब बहुत ही भयंकर इंटरेस्ट होता है। तो इसकी बजाय ये लोग एक ऑफरिंग लेके आए हैं जिसको बोलते हैं अर्ली वेज एक्सेस। तो ये लोग क्या करेंगे कि मेरी सैलरी का 40% तक का मेरे को लोन दे देंगे, और इसके लिए कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे मेरे प्रिंसिपल अमाउंट पे। अब जैसे हम वही केस कंसिडर कर लेते हैं जो अभी हमने किया था कि 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, 10,000 रुपए मेरे पास बैंक अकाउंट में पड़े, 20,000 रुपए मेरे को और चाहिए। तो मैं इनके पास जाऊंगा, तो ये मेरे को कहेंगे कि भाई साहब, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, आप 40,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो, और मेरे को चाहिए 20,000 रुपए। तो मैं कहूंगा ठीक है, आप मेरे को 20,000 रुपए का लोन दे दो, बट इसके अगेंस्ट में ये लोग कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। 20,000 के प्रिंसिपल पे कोई मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। सिर्फ ये मेरे से एक फी चार्ज करेंगे जो होगा 2 से 3% के आसपास का। और उस फी से ही सारा का सारा काम होगा, कोई एडिशनल इंटरेस्ट मेरे को देना ही नहीं पड़ेगा इनको। तो अगर इसको एनुअलाइज करने जाए, तो इसको एनुअलाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा 30 से 40% का ये इंटरेस्ट रेट बनता है, जो बहुत इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू जो पेडे लोन्स देते हैं। पेडे लोन्स तो 800% चार्ज कर देते हैं। यहाँ पर आपको एनुअलाइज रेट पे भी
30-40% के आसपास का ही जो जो आपको फी पेमेंट करना पड़ रहा है वो 30-40% के आसपास का ही करना पड़ रहा है। ऊपर से क्या है, ये आपकी लिंक्ड है विद द सैलरी, तो जैसे ही आपकी अगले महीने सैलरी आएगी आप उठा के पेमेंट कर दोगे, बल्कि यहाँ पर पेमेंट आप भी उठा के नहीं करोगे, डायरेक्टली कंपनी से ही इनको पेमेंट हो जाएगा, बची हुई सैलरी आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या होता है, ये दो तरीके से इनका बिजनेस मॉडल बढ़ता है। एक तो क्या है कि ये नए नए नई नई कंपनी एक्वायर कर लें, कि भाई सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी, चलो महिंद्रा महिंद्रा का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये गए महिंद्रा के पास, और महिंद्रा के पास गए तो और इनको जाके बोला कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज को ये वाली फैसिलिटी दे दो, और सारा का सारा काम हम करेंगे, सारा का सारी टेक्नोलॉजी हम आपको दे देंगे, और ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जो आप अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर दो, जिससे वो आपका भी नाम बढ़े और आपके साथ वो ज्यादा लंबे समय तक टिके रहे, क्योंकि आप उनकी वेलबींग के लिए काम कर रहे हो। भाई जितना ज्यादा आप जो कंपनी का मालिक है उसका अपने एम्प्लॉयज के साथ जितना अच्छा रिलेशन होगा, जो एम्प्लॉय है उतना ज्यादा टिका रहेगा, उतना ज्यादा कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है, उतना ज्यादा एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये स्कीम देने से कंपनी को कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ता। वो ये नहीं कह रहे कि भाई आपसे हम कोई कोई फी चार्ज करेंगे। तो कंपनीज आर मोर देन हैप्पी टू गिव दिस फैसिलिटी टू देयर एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉय के पास क्या हो जाता है, एम्प्लॉय सोचता है कि भाई मेरी कंपनी वालों ने मेरे लिए एक एडिशनल फैसिलिटी निकाल के रखी जो मेरे बुरे समय में काम आ सकती है। तो एक एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि कोई कोई एम्प्लॉय डायरेक्टली एक कस्टमर बन के इनके पास पहुंचे, इनके प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और कहे कि भैया मेरे को लोन दे दो। तो देखो पहले वाले केस में क्या कहानी होती है और दूसरे वाले केस में क्या कहानी होती है, दोनों तरीके से समझ लेते हैं। एक तो समझते हैं पहले कि अगर अगर इन्होंने किसी कंपनी को अप्रोच किया और वो रेडी हो गई इनका पूरा का पूरा सिस्टम इन प्लेस लाने के लिए, तो क्या होगा। तो पहले तो ये जैसे एक्वायर करेंगे, जो जैसे जैसे क्लाइंट एक्वायर करते हैं, तो ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म बिठा देते हैं उस क्लाइंट के लिए। उस क्लाइंट को भी एक सॉफ्टवेयर देते हैं जो उनके एचआर टीम के पास जाता है, और एचआर टीम को पता चलता रहता है कि भैया हमारे कौन से एम्प्लॉय ने कितने अमाउंट का लोन इनसे सैंक्शन करा रखा है, और कितना उसने अपनी अगली सैलरी में से कितना पैसा आज की डेट में उठा रखा है। तो जब सैलरी पेमेंट करने का टाइम आता है, तो सपोज जैसे मेरा एग्जांपल था वही अपन लेके चलते हैं कि मेरी 1 लाख की सैलरी थी और मेरे को 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने 20,000 रुपए इनसे उधार ले लिए थे। तो फी पेमेंट तो जैसे ही लोन डिसबर्स हुआ, फी पेमेंट तो उसी टाइम हो गया। तो अब क्या होगा कि जब नेक्स्ट मंथ का सैलरी क्रेडिट होगा, जब नेक्स्ट मंथ का सैलरी क्रेडिट होगा, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, जो एचआर डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 80,000 रुपए ही क्रेडिट करेगा, और 20,000 रुपए जो मैंने लोन के तौर पे लिए थे वो जाके सीधा दे देगा एमरल्ड फाइनेंस को। तो डायरेक्टली कंपनी से ही पेमेंट चला जाता है एमरल्ड को। तो एमरल्ड के पास कोई खास आज सच रिस्क है ही नहीं कि कस्टमर इनका ईएमआई पेमेंट नहीं करेगा, या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे नहीं करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कंपनी से ही इनको पेमेंट मिल जाएगा। ये ऐसा है ही नहीं कि कंपनी पूरा का पूरा 1 लाख रुपया एम्प्लॉय के खाते में डाल देगी, फिर एम्प्लॉय उठा के 20,000 रुपए एमरल्ड फाइनेंस को देगा। ये डायरेक्टली कंपनी से ही आ जाएगा, और उसके लिए पूरा डैशबोर्ड वैशबोर्ड सॉफ्टवेयर बना के देते हैं कंपनी को कि भैया आपके इस एम्प्लॉय ने इतना हमसे पैसा ले रखा है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम सैलरी क्रेडिट करोगे तो तो इसमें से इतना पोर्शन एमरल्ड के पास जाएगा और इतना पोर्शन आपका एम्प्लॉय के पास जाएगा। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया बहुत ही बेहतरीन चीज। अब देखो इसमें रिस्क कहाँ आ जाता है, एक ही इसमें रिस्क है कि देखो अगर एम्प्लॉय सपोज एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के भाग गया तो क्या होगा, उसका नेक्स्ट मंथ का सैलरी तो आएगा ही आएगा ना। क्योंकि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को एडवांस में पेमेंट तो करती नहीं है, पहले 1 महीने का काम कराती है उसके बाद पेमेंट करती है, तो 1 महीने की सैलरी तो हमेशा उसकी रहेगी। तो एमरल्ड के पास पेमेंट पहुंच गया, क्योंकि एमरल्ड पूरी मंथली सैलरी का 40% के आसपास का ही तो लोन देता है। तो एमरल्ड तो बिल्कुल बिल्कुल सिक्योर्ड है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनलेस एंड अनटिल कंपनी ही भाग जाए, कंपनी सैलरी रिलीज करना बंद कर देगी, तब प्रॉब्लम आएगी एमरल्ड को, क्योंकि वहां उस टाइम उनके पास पैसा ही नहीं आएगा। अनलेस एंड अनटिल कंपनी बंद नहीं होता तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी बंद होना एक एक बहुत ही रेयर ओकेजन होगा कि कंपनी ही बंद कर जाए, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जनरली बंद होती नहीं है। जैसे हम इनके क्लाइंट्स भी देखेंगे तो काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो काफी बड़े बड़े आईटी कंपनी के क्लाइंट्स हैं, आईटी कंपनियां वो इनके क्लाइंट है, तो इतनी जल्दी कोई भी कंपनी बंद होती नहीं। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो एवरेज टिकट साइज रहता है वो रफली रफली रहता है 20,000 से लेके 50,000 के बीच में। अब देखो मैनेजमेंट से ये सवाल पूछा भी गया था कि भैया क्या आप इसको बढ़ाना चाहोगे, तो मैनेजमेंट बोलता है दैट वी आर मोर देन हैप्पी विद द करंट कस्टमर, कि जितना टिकट साइज अभी चल रहा है उतना चलने दें, इसमें ज्यादा बढ़ोतरी में हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर अगर फॉर सपोज 2 लाख रुपए सैलरी वाला एक कस्टमर है, 2 लाख रुपए सैलरी वाला कस्टमर हमारे पास आता है, तो उसको हम डिस्बर्स कर सकते हैं 80,000 रुपए का लोन। तो बोले वी आर मोर देन हैप्पी टू डिस्बर्स 80,000 लोन
फॉर दैट कस्टमर। बट जिस आदमी की सैलरी ही 2 लाख रुपए है, वो फाइनेंशियली इतना सिक्योर्ड है कि उसको हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। वो इतना पैसा बना चुका है, या उसके अकाउंट में इतना फ्री कैश फ्लो पड़ा रहता है कि वो ये सारी चीजें 80,000 रुपए केटर कर लेगा, वो हमारे पास ये सारी चीजें करने आएगा नहीं। तो जो भी अभी अभी हमारा जो करंटली भी मेजोरिटी कस्टमर है वो रहेगा, जिनका जिनका ईएमआई बनेगा, जिनका एयूएम बनेगा, एवरेज टिकट साइज बनेगा फ्रॉम 20,000 to 50,000 रुपीज के आसपास का। तो मतलब कितना सैलरी हो गया, करीबन करीबन 50,000 रुपए से 1,30,000 रुपए तक का सैलरी वाले कस्टमर को ये लोग केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर इनके टोटल इनकम की बात करें, तो टोटल इनकम इनका वेंट अप बाय 59% ऑन अ वाई लेवल, मतलब धमाकेदार ग्रोथ, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और 13% बढ़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। अगर पैट की बात करें तो पैट वॉज अप 99%, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया पैट ऑन अ वाई लेवल, एंड अब बाय 50% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। मतलब वाई लेवल पे तो पैट डबल हो रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी 50% का बूस्ट देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। अगर मैं बात करूं तो ये नए नए सेगमेंट में भी घुसने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग वाले सेगमेंट में चले जाएंगे और एमएसएमई लोन वाले सेगमेंट में चले जाएंगे। जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग वाला सेगमेंट है ना, ये भी बहुत सिक्योर सेगमेंट है। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम इनको एग्जांपल से समझने जाएं तो क्या होगा कि सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, जो जो सपोज पैकेजिंग मटेरियल बनाता है, और मेरे पास आईटीसी आता है। आईटीसी एक बहुत बड़ा एफएमसीजी प्लेयर है। तो आईटीसी मेरे पास आता है और आईटीसी मेरे को कहता है कि भैया आपको 100 करोड़ का, मेरे को मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ और आपको 100 करोड़ का पैकेजिंग मटेरियल मेरे को भिजवाना है। तो अब मेरी औकात तो है नहीं कि 100 करोड़ का मैं पूरा का पूरा ऑर्डर अपने अपने बलबूते पे ही कर दूं, या फॉर सपोज मैं कुछ भी करके वो ऑर्डर कर दूंगा तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, मेरे पास वर्किंग कैपिटल के लिए तो कोई पैसा बचेगा ही नहीं। तो मेरे को अब जैसे मैंने आईटीसी को बेचा, तो आईटीसी मेरे को ये थोड़ी कि पे ऑन डिलीवरी कर देगा कि भाई आपने 100 करोड़ का माल भिजवा दिया, ये लो मैं आपको आरटीजीएस कर रहा हूँ और आपके 100 करोड़ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो यहाँ पर तो बी टू बी बिजनेस है। बी टू बी बिजनेस में तो आपको थोड़ा सा क्रेडिट देना ही पड़ेगा। तो वो आईटीसी आपको पेमेंट करेगा 6 महीने बाद, हो सकता है 3 महीने बाद करे, हो सकता है 6 महीने बाद करे। तो 6 महीने के लिए तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए ही ना। आपको दुकान का रेंट भी पे करना होगा, आपको एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय है आपकी, उनकी सैलरी भी पे करनी होगी, आपको अगर कोई नई मशीन ऐड करनी है वो भी करना होगा, आपको रॉ मटेरियल भी एक्वायर करना होगा। सारे के सारे एक्सपेंसेस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। वो ये थोड़ी कि आप 6 महीने के लिए अपनी दुकान बंद करके बैठ जाओगे कि भैया जब आईटीसी का पेमेंट आएगा उस दिन के बाद से वापस दुकान खोल लेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप जाते हो किसी भी फाइनेंस कंपनी के पास और उनको बोलते हो कि देखो भैया, ये रहा 100 करोड़ का इनवॉइस, ये है आईटीसी के नाम का, आईटीसी कभी भी डिफॉल्ट नहीं करने वाला, मेरे को पेमेंट मिल जाएगा, बट मेरे को पेमेंट मिलेगा 6 महीने बाद। तो आप एक काम करो, मेरे को 6 महीने के लिए थोड़ा सा लोन दे दो। मेरे को 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है अपनी वर्किंग कैपिटल फुलफिल करने के लिए। तो ये 100 करोड़ की इनवॉइस के बदले आप मेरे को 10 करोड़ का लोन दे दो। तो जो जो भी फाइनेंस कंपनी है वो बहुत ही खुशी खुशी उसको पैसा दे देगी, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी आईटीसी डिफॉल्ट नहीं करने वाला, और आईटीसी से पैसा आ जाएगा तो ये हमें भी वापस रीपे कर देगा। तो ये भी बहुत बहुत सॉलिड बिजनेस मॉडल बन सकता है। अगर मैं बात करूं इनके थोड़े से टारगेट की, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लगभग लगभग 10,000 कस्टमर टारगेट कर देंगे बाय द एंड ऑफ FY25। मतलब बहुत ही धमाकेदार ग्रोथ है। मतलब ये तो टाइम्स में चल रही है ग्रोथ। अभी करीबन इनके पास मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, 2-2,500 के आसपास कस्टमर है। तो ये कह रहे हैं कि हम 4 गुना कर देंगे कस्टमर को इन द करंट ईयर। मतलब 4 गुना कस्टमर करना बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि 50,000 कस्टमर कर देंगे बाय हम नेक्स्ट ईयर। तो चलो हम अगर FY25 खत्म होने के बाद से FY26 की भी कहानी देखें, तो भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम 5 गुना कर देंगे। मतलब धमाकेदार ग्रोथ रेट चल रही है। ग्रोथ की तो यहाँ पर कमी दिख ही नहीं रही है। अगर हम थोड़ा सा रेवेन्यू ब्रेकअप देखें, तो यहाँ पर वो आएगा गोल्ड लोन वाला सेगमेंट, जो इनकम वाला सेगमेंट है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो हमें पता चलेगा 52% आता है इनका फी बेस्ड इनकम से, जो ये कमाते हैं अपनी गोल्ड लोन बिजनेस से। तो जाते हैं गोल्ड लोन कस्टमर देते हैं एक एक बड़े बैंक को, और बड़े बैंक से उस एजीएम के बदले एक फी उठा लेते हैं। और इसमें इनका कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहता, क्योंकि ये तो पैसा दे नहीं रहे उस कस्टमर को। ये तो सिर्फ उस जिस बैंक को इन्होंने एजीएम दिया उस बैंक से फी ले रहे हैं। तो इस पे इनका कोई ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए जैसा कुछ नंबर है ही नहीं। अगर अभी हम इनके करंटली ये जो अर्ली वेज वाला है इसके बारे में बात करें, तो करंटली इनका टाइप है 15 कंपनी के साथ। और ये इन लोगों ने इन्होंने टारगेट दिया है टाइप करने का विथ 100 to 120 कंपनीज बाय द एंड ऑफ FY25। तो मतलब अपनी कंपनी जितनी कंपनियों के साथ इनका टाइप है उसको 10 गुना करने की बात कर रहे हैं
10 गुना करने की बात कर रहे हैं इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप देखो कितनी जबरदस्त ग्रोथ रेट है। और ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पैन इंडिया 50 एजेंट्स बिठाए हैं जो जाके हर एक कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा वाला सिस्टम इंप्लीमेंट कर लो। और कंपनीज आर मोर देन विलिंग टू टाई अप विद अस, क्योंकि उनके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है और उनके एम्प्लॉयज को एक एडिशनल फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई खर्चा नहीं पड़ रहा तो कंपनी क्यों ही मना करेगी भाई। आप जा रहे हो उनके एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हो और उसके बदले उनसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। तो ये तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि कंपनी को एक एक ज्यादा हेल्दी एम्प्लॉय मिल गया और उनके लिए ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिल गई और उसके बदले उनको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ा। तो इसलिए जो ये कह रहे हैं, जो हमने एजेंट्स बिठाए हैं, अगर 50 एजेंट्स बिठाए हैं और हमारा टारगेट है एडिंग एडिंग अपर रेंज में भी बात करें 105 कंपनी, तो अगर हर बंदा सिर्फ 2 कंपनी को भी टैप कर पाया, 2 कंपनी के साथ भी टाइप बिठा पाया, तो हम ये इजीली कर जाएंगे। इससे हम एक्सीड कर जाएंगे। मतलब आप देखो ना, एक बंदा अगले 9 महीने में हर बंदा अगर 2 कंपनी को भी कर रहा है तो भी टारगेट ओवर अचीव ही हो रहा है। तो मतलब टारगेट भी बहुत जबरदस्त है। और अगर हम बात करें तो एक कंपनी से इनको कितना कितना कस्टमर मिल जाता है, तो अगर अगर हम बात करें परसेंटेज टर्म्स में, तो रफली 10 to 15% ऑफ कस्टमर टेक लोन। मतलब अगर एक कंपनी में हजार एम्प्लॉय हैं तो हजार में से 15%, मतलब 100 से 150 लोग, 10 to 15%, 100 से 150 लोग इनसे फर्स्ट टाइम में ही पेमेंट ले लेते हैं। मतलब इस क्वार्टर में कंपनी के साथ टाई अप हुआ, उसके 1500 एम्प्लॉय के पास ये फैसिलिटी गई, तो 100 से 150 एम्प्लॉय तो पहले ही क्वार्टर में साइन अप कर जाते हैं कि भाई आ जाओ, हमें तो इस फैसिलिटी की जरूरत है और हम इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ भी होता है कि भाई वही एम्प्लॉय किसी दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय को भी बताएगा कि भाई इस वाले ऐप से फैसिलिटी ले ले, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉय को भी तो ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ कंपनी वाले एम्प्लॉयज को ही ऑनबोर्ड कर रहे हैं। ये तो अगर कोई डायरेक्ट सैलरीड एम्प्लॉय भी इनके प्लेटफॉर्म पे जाता है तो भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर हम करंटली इनका एयूएम साइज देखें तो बहुत ही छोटा एयूएम है इनका, 49 करोड़ रुपीस के आसपास का टोटल एयूएम है। अब आप सोचो कितना छोटा सा कंपनी है कि जो टोटल टोटल एयूएम है वो अभी 50 करोड़ क्रॉस नहीं किया है। और अगर हम बात करें, और जो अर्ली वेज एक्सेस सिस्टम है, इसका इसका कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 2 करोड़ रुपए का, और इन्होंने कहा है कि अब हम मंथली 2 करोड़ करने लग गए। तो मतलब अभी जो करंट करंट एयूएम में इसका कंट्रीब्यूशन है वो है 2 करोड़ का, और अब ये हर महीने 2 करोड़ रुपए डिस्पर्स कर रहे हैं। मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने, तो हर क्वार्टर में ये 6 करोड़ डिस्पर्सल पर ऑलरेडी पहुंच गए। तो बहुत ही बेहतरीन नंबर चाहिए, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और अगर जैसे हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि फिनटेक कंपनी है, तो सारा का सारा फोकस टेक्नोलॉजी पे है। तो अगर इनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये लोग कहते हैं कि करीबन करीबन हम 20,000 ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकते हैं पर सेकंड। तो पर सेकंड 20,000 ट्रांजैक्शन करने की इनकी कैपेबिलिटी है। और अभी कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसका इसका 10% भी नहीं हो रहे, मतलब 2,000 ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रहे। तो अभी तो बहुत बहुत लंबा रनवे है इनको इनको कोई भी खर्चा करने से पहले, क्योंकि इनका कोई आज सच खर्चा तो है नहीं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, एक आपने टेक बना के खड़ा कर दिया, उसके बाद आपका इंक्रीमेंटली कुछ खर्चा आता ही नहीं है। अब आपका नेक्स्ट टाइम खर्चा कब आएगा, जब आप इसको 20,000 से लेके 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड ले जाना चाहोगे, और उसमें भी बहुत टाइम है उसमें। उतना खर्चा आने में तो ये बहुत बहुत लंबा स्केल कर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमें 2-3 साल तक तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब यहाँ से अगर ये 10 गुना भी कर जाएंगे तो भी इनको इनको अपना एक्सपैंड करने की अपना टेक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम इनकी गाइडेंस की बात करें तो ये कहते हैं कि हम अपना एयूएम ग्रो कर देंगे बाय 8 to 10x इन नेक्स्ट 3 इयर्स। 3 साल में 10 गुना करने की बात कर रहे हैं, और डबल करने की बाय द एंड ऑफ एफ वाई 25। तुम अगले तीन क्वार्टर में अपने एयूएम को डबल करने की बात कर रहे हैं, मतलब 100 करोड़ का एयूएम पहुंचने की बात कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ FY 25। मतलब जबरदस्त ग्रोथ रेट। और कंपनी के ऊपर कोई फिनटेक कंपनी होने के बाद भी, एक फाइनेंस कंपनी होने के बाद भी कोई लेवरेज ही नहीं है। आप देखो 49 करोड़ का इनका एयूएम है, जिसमें से 37 करोड़ तो इन्होंने खुद ने अपनी जेब से ही डाल रखे हैं। जो पहले इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा उठाया था, वो सारी चीजें करी थी, खुद का जो प्रमोटर ने अपना पैसा डाला था, वो 37 करोड़ तो वही है। बाहर से पैसा जो उठाया हुआ है वो तो कितना है, 49 माइनस 37, 12 करोड़ रुपए उठाया हुआ है।
जिसमें से 7 साढ़े 7 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उठाए गए एट अराउंड 7-8% के आसपास। तो वो भी मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है। जो बचा हुआ पैसा है वो उठाया अलग अलग दूसरी दूसरी एनबीएफसी से। वो थोड़ा सा फिर भी महंगा है, वो शायद 12-13% के आसपास इन्होंने पैसा उठाया हुआ है। बट इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और 7.5 करोड़ रुपया सैंक्शन कर रखा है। तो इनके पास टोटल लिमिट तो थी 15 करोड़ की। 15 करोड़ में से 7 करोड़ ही इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से उठाया है। अभी 7-8 करोड़ ऑलरेडी पड़ा है। तो चीफ कॉस्ट ऑफ फंड्स भी इनके पास पड़े। उसके ऊपर से इन्होंने एक वारंट इशू किया था, शायद वारंट किया था, ये कुछ किया था, राइट्स इशू किए थे जो 10 करोड़ के थे। तो वहां से भी अभी इनको पैसा आना बाकी है। तो मतलब पैसे की कमी नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है कंपनी। ये यहाँ तो 7-8 टाइम्स लेवरेज चली जाती है फाइनेंशियल, तभी भी दिक्कत नहीं आती। तो ये तो अभी वन टाइम लेवरेज भी नहीं है। तो मतलब स्कोप तो बहुत बहुत जबरदस्त स्कोप है इस कंपनी का। तो चलिए यही थी कहानी एमरल्ड फाइनेंस की। बहुत ही छोटी फाइनेंस कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखा रही है और आगे का गाइडेंस उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।